यूनिट में आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट को ही तापीय शक्ति संयंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। कोल कन्वेयर, स्टॉकर, है ना, पल्वराइजर, बॉयलर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसे प्रिसिपिटेटर कहा जाता है, और चिमनी, टरबाइन, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, कूलिंग टावर एंड जनरेटर। इतने टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब चलिए यहाँ पर यदि हम देखें डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कोयले से कैसे जनरेट करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री सबसे पहले आपने देखा होगा जेम्स वाट जिसने भाप का इंजन बनाया था, तो वहां से हमने इसको पहले सबसे पहले इसका जो मेन वर्जन है कॉपी हमने वहीं से किया। सबसे पहले हमने देखा कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया और उसमें जो भाप का इंजन है उससे रेलगाड़ी पहले चलाकर दिखाया। तो हमने ये समझा कि यार कहीं ना कहीं हम इस कोयले से जो स्टीम है, इस कोयले को जलाकर स्टीम को बनाकर हम इंजन को चला सकते हैं। जब इंजन चला सकते हैं तो हम जनरेटर भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने कोयले को जलाने के बाद जो हमें हीट मिली उसको हमने क्या किया, उससे बेटा पानी गर्म किया, और पानी गर्म करने के बाद जब वाटर गर्म हुआ तो उसको स्टीम के रूप में हमने और ज्यादा हीट किया, तो वो स्टीम बन गया, वाष्प बन गया। और उसकी जो पावर है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और यही पर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी काम करता है। ठीक है, जनरेटर का भी मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, आपको पता है। जनरेटर भी क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर भी हमने वही किया। देखिए हमने क्या किया, कोयले को जलाया और कोयले को जलाकर हमने हीट उत्पन्न किया और उससे वाटर गर्म हुआ, और उस वाटर को हमने क्या बना दिया बेटा, स्टीम बना दिया। जब हमने उसको स्टीम बनाया, उसी स्टीम का हम पावर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम काम कर रहा है और उसी के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एरिया में प्लांट को यूज करते हैं या ऐसे एरिया में प्लांट को लगाते हैं जहां पर घनी आबादी ना हो। तो ऐसे एरिया में प्लांट लगाए जहां घनी आबादी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इन थर्मल पावर प्लांट में इन चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम ऐसे क्षेत्र में लगाते हैं जहां पर घनी आबादी ना हो। दूसरा, हम ऐसे क्षेत्र में लगाते हैं जहां पर कोयले की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि हमें बिना कोयले के हम थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें कोयले की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र ढूंढेंगे या ऐसा प्लेस ढूंढेंगे जहां पर कोयला आसानी से हमें मिल सके, वहीं पर तो यूज करेंगे ना, और वहीं पर प्लांट स्टेब्लिश करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का जो बैडन है और बैडन का जो सिंगरौली जिला है, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कही जाती है। तो आप देखिए तो वहां पर कोयले की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने के कारण एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट सबसे पहले वहीं स्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे सिंगरौली में, तो सिंगरौली का जो पूरा एरिया है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर शासन पावर प्लांट भी है, जो रिलायंस का पावर प्लांट है, और सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने का जो मेन प्लांट है वही इंडिया का सबसे बड़ा भी है, शासन पावर प्लांट। वहां पर मैंने जॉब भी किया है, लेकिन वहां डस्ट बहुत ज्यादा होता था, इसलिए मैंने छोड़ के आ गया वहां से। तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि उस एरिया में डस्ट बहुत ज्यादा है, और डस्ट ज्यादा होने के कारण हम ऐसे क्षेत्र को ढूंढते हैं जहां पर घनी आबादी ना हो और कोयले की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। अब देखेंगे हम, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब कोल कन्वेयर क्या होता है बेटा, कोल कन्वेयर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे प्लांट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको ये कन्वेयर बेल्ट मिलेगा, आपको जहां से कोयला चलते हुए मिलेगा। और यहीं पर आप देखेंगे ये कन्वेयर बेल्ट जो चल रहा है बेटा, इसमें कोयला जाते हुए मिलेगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के पहले, मतलब कोयले को जलाने के पहले क्या करते हैं, उसको हम बारीक बारीक चूरे में पीसते हैं। तो उसको हम कोल हैंडलिंग प्लांट में ले जाएंगे। कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होगा बेटा, ये जो बड़े बड़े जो कोयले के पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा,
तोड़ते हैं। हाँ, उसको बारीक बारीक पीसा जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट में उसको बारीक बारीक पीसते हैं। जब वो बारीक पीसा जाता है तब ही उसका यूज हम बॉयलर में करेंगे जलाने में, अदरवाइज ऐसा ही डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। तो ये दिख रहा है आपको कन्वेयर बेल्ट। इस कन्वेयर बेल्ट पे बेटा मोटरें लगी होती है। मोटर घूमेगी तो ये कन्वेयर बेल्ट घूमेगा, नहीं तो कन्वेयर बेल्ट नहीं घूमेगा। तो ये जो है पूरा फंक्शन यहाँ पर कई बार देखोगे तो कन्वेयर बेल्ट में एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं कन्वेयर बेल्ट में, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट में किसी का हाथ फंस गया, कुछ फंस गया तो सीधे अंदर चला जाता है, क्योंकि मोटर रुकने वाली है नहीं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा आपको दिख रहा है कन्वेयर बेल्ट का है। ये देखिए, ये पूरा लूपे दिख रहा है आपको कन्वेयर बेल्ट का। यहाँ से ये कोयला आपको जाते हुए दिख रहा है ना, ये कोयला जाते हुए। तो कोयला जो है ये जाते हुए आपको दिखेगा कन्वेयर बेल्ट से ही, मतलब कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ही कोयला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा कोल कन्वेयर क्या होता है, कोयला को ले जाने वाला। उसके बाद देखिएगा आप, इस व्यवस्था में बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं बेटा? बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बेल्ट का यूज किया जाता है। और कन्वेयर बेल्ट के द्वारा कोल को स्टोरेज से कोयला पहले पल्वराइज किया जाता है और उसके पास तक ले जाया जाता है, और पल्वराइजर के बाद कोयला महीन होकर, मतलब बारीक चूरा होकर बॉयलर तक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ही भेजा जाता है। ये पूरा फंक्शन होता है बेटा, एक पूरा फंक्शन। कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयला पीसा जाएगा, बारीक चूरा किया जाएगा, और चूरा होने के बाद फिर इसको हम बॉयलर तक पहुंचाएंगे तो इसी कन्वेयर बेल्ट से ही पहुंचाएंगे। अदर कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि इतना कोयला आप हाथ से उठाकर ले जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोटरें लगी रहती है, ये मोटरों का काम है, इनको भी प्रॉपर सप्लाई, मतलब इनका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो एक प्लांट में कितने सारे इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट में आप देखेंगे तो एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी रिसेंटली, अभी देखेंगे इससे पहले भर्ती निकली थी तो ये भर्ती करवाती है। और उसके बाद है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दो कंपनियां हैं इस फील्ड में। आइए आपको जॉब करना है कि ये दो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तब इस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो। एक तो एमपीपीजीसीएल स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, और एक है एनटीपीसी। ठीक है, तो ये आपको कन्वेयर बेल्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे स्ट्रोकर क्या होता है। तो ये स्ट्रोकर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, स्ट्रोकर लिखा हुआ। ठीक है, ये एक ओवरफीड है और एक अंडरफीड है। इसमें इसको ऐसा टाइप में या पार्ट में क्यों बताया गया है, ताकि आप इसको समझ सके। ठीक है, यहाँ पर सिंगल एक्सपर्ट स्ट्रोकर लिखा हुआ है, मल्टीपल एक्सपर्ट स्ट्रोकर, चेन ग्रेट स्ट्रोकर, ठीक है, बार ग्रेट स्ट्रोकर, ये टेबलिंग है ग्रेट स्ट्रोकर। मतलब इसको दो पार्ट में, ओवरफीड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंडरफीड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद फिर ये ट्रेवलिंग ग्रेट स्ट्रोकर को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया है। इसके बारे में जाने, इसकी थ्योरी तो यहाँ पर होगा स्ट्रोकर पे। ये एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जिसके द्वारा लाया गया महीन कोयला, मतलब बारीक पिसा हुआ कोयला, इसको कंबशन भट्टी मतलब बॉयलर में पहुंचाया जाता है। तो बॉयलर में पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रोकर का यूज करते हैं। स्ट्रोकर का काम ऐसा है कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके द्वारा जो बारीक कोयला पिसा गया है उसको एक कंबशन जो चेंबर होता है बॉयलर की, उस भट्टी के अंदर डाला जाता है। तो इसके द्वारा, स्ट्रोकर के द्वारा ही ये पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पल्वराइजर क्या होता है। तो पल्वराइजर क्या होता है, ये एक ऐसी चक्की होती है जिसके द्वारा कोयले को पीसकर महीन किया जाता है, मतलब बारीक किया जाता है, और कोल्ड स्टोरेज प्लांट से कोयले के कन्वेयर बेल्ट के द्वारा सर्वप्रथम इसके लिए पल्वराइजर डिवाइस के पास लाया जाता है, ताकि हम जहां उस मशीन को यूज करें उस मशीन के उसका जो है उसका चूर्ण के रूप में उसको बदल सके। मतलब ये एक जैसे आटा गेहूं पीसने वाली मशीन होती है ना, आटा चक्की, गेहूं पीसने वाली मशीन आटा चक्की, वैसी ये भी एक मशीन है।
इसका काम है कोयले को पीसना, क्योंकि कोयले को जब तक पीसेगी नहीं तब तक उसको बॉयलर में आप डाल नहीं सकते, और डाल देंगे तो जलेगा नहीं पूरा, और जलेगा नहीं तो फिर वहां जैसे का वैसा रह जाएगा। इसीलिए उसको क्या करते हैं बेटा, बारीक चून में उसको पहले पीसते हैं और उसके बाद ही उसको बॉयलर में डाला जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये पूरा चेम्बर दिख रहा है आपको, ये चिमनी हो गई, ये कोल होपर हो गया, ये पोलराइजर है। देखिए ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से एयर, ये आश मतलब राख वाला है फंक्शन, और ये प्रिसिपिटेटर है। यही क्या करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ESP के बारे में। ठीक है, टरबाइन यहाँ पर है, ये अल्टरनेटर बेटा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है RYB 3 फेज से। आपको दिख रहा है इसी के शॉफ्ट से क्या अटैच है, टरबाइन अटैच है, और टरबाइन के शॉफ्ट से अल्टरनेटर अटैच है। जब टरबाइन रोटेट करेगी तो ये अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये टरबाइन के ऊपर जो आप स्टीम गिराएंगे वो स्टीम देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये पोलराइजर वाला एरिया है। ये तो ये पूरा डायग्राम जो है, पिक्चर जो है ये पोलराइजर का है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग किसका है बेटा, कंडेंसर वाला भाग है, मतलब ठंडा करने वाला। ठीक है, इसी स्टीम को ठंडा करने वाला भाग है, यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये पोलराइजर पोल वाला देखो, ये प्लांट इस टाइप से है। ठीक है, यहाँ से इसको डालेंगे, ये रॉ कोल होगा, कच्चा मटेरियल डालेंगे तो इसको बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर मोटरें लगी हुई है, बड़ी बड़ी मोटरें, लगभग आपको 200 HP, 150 HP, 200 HP, 250 HP बड़ी बड़ी मोटरें मिलेगी आपको। इसीलिए उस मोटर को चलाने के बाद एक बार चालू हो गई तो आपको जब भी प्लांट में आप जॉब करेंगे तो आपको सेफ्टी सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। यदि आपने सेफ्टी यूज़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक्सीडेंट होने का डर ज़्यादा रहेगा। अब चलिए, ये बॉयलर क्या होता है जिसे भट्टी कहते हैं। तो बॉयलर वाष्पक या बॉयलर एक बंद पात्र होता है, पूरा क्लोज लूप होता है, जिसमें जल मतलब वाटर या कोई अन्य द्रव गर्म किया जाता है। इसमें गर्म करने वाला या उबालने से उत्पन्न वाष्प को बाहर निकालने के लिए एक समुचित व्यवस्था होती है और उस पाइप से उसको बाहर निकाला जाता है, जिससे वाष्प को विभिन्न प्रक्रम या गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जा सके, और जिसकी डिजाइन इस प्रकार होती है कि गर्म करने पर कम से कम ऊष्मा वेस्ट नहीं होना चाहिए, हीट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो थर्मल पावर प्लांट में हीट वेस्ट होती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 50% होती है। बताया था ना आपको, रीजन वही है। ठीक है, यह वाष्प का दाब भी सहन कर सकता है, टेम्परेचर मतलब प्रेशर बनेगा बॉयलर के अंदर, तो उसको भी ऐसा डिजाइन किया जाता है। ऐसी मोटी शीट होती है, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर बनाते हैं ना, ट्रांसफार्मर का जो पूरा टैंक होता है मोटी शीट का, वैसी मोटी शीट का बनाया जाता है। ठीक है, ताकि आप कोयला जलाएं तो कोयले का जो टेम्परेचर है जलाने पर उसका टेम्परेचर और बॉयलर का टेम्परेचर ये दोनों डिफरेंट हो। तो बॉयलर का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्या कोल का टेम्परेचर? बॉयलर का ज्यादा होगा ना, अरे बॉयलर का नहीं तो बॉयलर तो पिघल जाएगा फिर तो ऐसे में, तो बॉयलर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल का कम होगा। अब ये जो बॉयलर है, ये बॉयलर बेसिकली बेटा दो प्रकार के होते हैं, बताया था मैंने आपको, एक वाटर ट्यूब और दूसरा फायर ट्यूब। तो यहाँ पर दिख रहा है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो देखिए यहाँ से ये स्टीम आउटलेट है, हमने क्या किया, एयर एंड फ्यूल यहाँ पर जलाएंगे। यहाँ पर पाइप ट्यूब्स लगी हुई है, इसमें क्या है बेटा, पानी है, वाटर है इसमें। अब ये वाटर भी प्योर वाटर होता है, आपको पता है ना, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, ये वाटर कैसा होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है। तो ये वाटर को यहाँ पर जब हम रखेंगे और जब ये कोयला जलेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्टीम बन जाएगा। और स्टीम बनने के बाद ये जमा कहाँ होगा, ये टैंक में जमा होगा कि नहीं, और ये यहाँ से स्टीम क्या हो जाएगी बेटा, आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। फिर आउट हो जाएगी तो इसको सुपर हीटर से फिर उसको हम क्या करेंगे, उसके मॉइस्चर के कंटेंट को निकालेंगे और फिर उसको और गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब दो प्रकार के बॉयलर का यूज किया जाता है,
जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर का हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है, तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि नहीं। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, बॉयलर के इस प्रकार में एक बड़ा टैंक होता है जिसकी लंबाई 10 से 30 फीट तक होती है। इधर ध्यान दीजिए, बातें नहीं करेंगे। इस प्रकार के बॉयलर में अग्नि दहन करके अंदर लगी हुई बहुत सी ट्यूब में इसका यूज किया जाता है और पानी पूरे बॉयलर टैंक में भरा जाता है। मतलब जो बॉयलर का टैंक है उसमें पूरा पानी भरेंगे। जब पानी से भरे हुए टैंक के अंदर लगे ट्यूब में उच्च तापमान पर अग्नि दहन होगी तो क्या हो जाएगा, टैंक का जो वाटर है उसके अंदर का जो वाटर है पूरा क्या बन जाएगा बेटा, भाप में बदल जाएगा क्योंकि गर्म हो जाएगा और जिससे टरबाइन तक इसको हम भेज सकते हैं। ये देखिए, ये फायर ट्यूब बॉयलर का पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको। फायर ट्यूब बॉयलर का सिस्टम दिख रहा है, ये पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर हम कोयले को जला रहे हैं, यहाँ ट्यूब लगी है, इस ट्यूब में वाटर रखा हुआ है। जैसे जैसे ये जलेगा तो ये वाटर, जो ट्यूब के अंदर वाटर है वो क्या होगा, गर्म होगा बेटा, और गर्म होकर भाप में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यदि इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आप, जैसे मैंने बताया था आपको, पैराबोलिक सोलर पावर प्लांट भी होता है। पैराबोलिक टाइप बताया था मैंने आपको। तो पैराबोलिक सोलर पावर प्लांट में भी क्या करते हैं बेटा, उसमें भी ऐसे ही ट्यूब्स लगे हुए हैं और जो सूर्य की किरणें जब किसी एक पॉइंट पर इंडिकेट होती है तो वहां पर क्या होता है, आग लग जाती है ना। जैसे आपने कागज पे देखा होगा, लेंस का यूज करके कागज को जला देते हैं आप। वैसा ही पैराबोलिक जो है सोलर पावर प्लांट देखेंगे आप, इंडिया में बहुत जगह स्टेब्लिश हो चुका है। तो सूर्य की ऊर्जा को किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वहां पर जो वाटर रखा हुआ है वो गर्म होता है और वो भी स्टीम के फॉर्म में फिर कन्वर्ट होता है। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। उसके बाद है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, इस प्रकार के बॉयलर की जो वर्किंग सिस्टम होती है वो वर्किंग सिस्टम फायर ट्यूब बॉयलर की अपेक्षा उल्टा होता है। हम अभी क्या कर रहे थे, आग जला रहे थे, अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब पाइप के अंदर आग भेजेंगे और नीचे वाटर रहेगा। देखिए, इसमें अग्नि दहन टैंक में ही किया जाता है इसका काम। देखो, इसमें अग्नि दहन टैंक में ही किया जाता है और टैंक के चारों तरफ ईंट की दीवार होती है जिसमें कि उसमें बाहर न स्थानांतरित हो, हीट बाहर ना निकले। क्यों बात कर रहे हो तुम? बॉयलर टैंक के अंदर हो रहे हैं जो अग्नि दहन है, मतलब टैंक के अंदर क्या वाटर जो आपने डाला है वहां पर आपने फायर कर दिया, मतलब आग लगा दिया। अब आपका जो पानी है वो भाप में बदल जाएगा, गर्म हो जाएगा और टरबाइन तक पहुंचाने के लिए हम सिर्फ स्टीम का ही यूज करते हैं, वाटर का यूज नहीं करते। हमें स्टीम की आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पर ये जो बॉयलर है एक्चुअल में थर्मल पावर प्लांट, ये रेनकाइन साइकिल पे काम करता है। रेनकाइन साइकिल पर काम करता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, यहाँ पर हमने आग जलाया, ये पूरा आग जल रहा है और ये जो पाइप दिख रही है, पाइप में क्या है बेटा, वाटर भरा है। बाकी ये पूरे चेम्बर में आग जल रही है और ये पाइप में वाटर भरा हुआ है। तो जब ये गर्म होगा, ठीक है, यहाँ आग जलाएंगे तो ये भी गर्म होगा ना, ये पाइप गर्म होगी, पाइप में वाटर है तो वाटर भी गर्म होगा। अब जब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से उसको हम आउट कर देंगे और ये जो आप जला रहे हैं ये हॉट गैसेस इसकी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों बना के रखना पड़ता है। इसको भी जलाने के लिए इसमें हम कोल प्लस ऑयल प्लस एक्स्ट्रा और चीजें को यहाँ पर ऐड किया जाता है, तब ये कोयला जलता है। कोयला ऐसे नहीं जलता, उसमें ऑयल भी मिक्स किया जाता है और ऑयल मिक्स करने के बाद ही ये पूरा जलता है। नहीं तो ऐसा बिना आप कहोगे कि कोयला ही डाल दे और जल जाए, वैसा नहीं है। हमारे इंडिया में जो कोयले की जो क्वालिटी है वो बिटुमिनस क्वालिटी है। एंथ्रेसाइट हमारे यहाँ नहीं मिलता, उतने अच्छी क्वालिटी का कोयला हमारे यहाँ का नहीं है। ठीक है,
ये जिसमें कार्बन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट इसमें 95% कार्बन होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और उच्च गुणवत्ता वाली जो कोयला है वो आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में उच्च क्वालिटी वाला नहीं है कोयला। एंथ्रेसाइट जो है बिटुमिनस कोयला हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा डायग्राम। अब इसमें देख लीजिए सुपर हीटर क्या होता है। सुपर हीटर क्या होता है बेटा? सुपर हीटर एक मॉडर्न डिवाइस है। मॉडर्न डिवाइस इसलिए बोला गया है क्योंकि हम हीट को और ओवर हीट करते हैं, मतलब कि स्टीम को और गर्म करने के लिए यूज करते हैं। अर्थात इसको थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के बाद लगाया जाता है। बॉयलर के बाद क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो स्टीम बनी हुई है उस स्टीम को और ज्यादा गर्म करने के लिए। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका काम बॉयलर से आ रही भाप को टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। मतलब जो स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको और गर्म करेंगे तो टेम्परेचर उसका ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। और इसमें बॉयलर के आगे कुछ प्रेशर मीटर लगा होता है, वो उससे हम मतलब मेजरमेंट करते हैं कि स्टीम का जो प्रेशर है वो कितना है। ठीक है, और ये भी देखा जाता है इसे बॉयलर के आगे कुछ मीटर की दूरी में बॉयलर लगाया जाता है या उसको लगाया जाता है। ठीक है, सुपर प्री हीटर को यह बॉयलर से आ रही ड्राई स्टीम को वीट स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया इस स्टीम के अंदर जो कंटेंट है, मतलब बॉयलर से निकलने वाला जो स्टीम है उसमें मॉइस्चर के जो कंटेंट है वही मॉइस्चर के कंटेंट को एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जो गीला मॉइस्चर उसमें नमी है स्टीम में उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर हीटर के माध्यम से और गर्म करेंगे तो स्टीम के कंटेंट और हट जाएंगे। ठीक है, मतलब कि मॉइस्चर के कंटेंट पूरे हट जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि वो वीट स्टीम होगा तो टरबाइन के ब्लेड को कहीं ना कहीं कोरोजन करेगा। क्या करेगा बेटा? कोरोजन करेगा। तो कोरोजन में हमारे टरबाइन का ब्लेड खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसको हम ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने का काम है सुपर हीटर का। ठीक है, तो ड्राई स्टीम को वीट स्टीम में कन्वर्ट करने का ड्राई, ये उल्टा हो गया है ना, थोड़ा सा ध्यान देख लेना, यहाँ थोड़ा सा उल्टा टाइप हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एयर प्री हीटर क्या होता है? एयर प्री हीटर जिसे एपीएच कहा जाता है, थर्मल पावर प्लांट की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाई जाती है एयर प्री हीटर के माध्यम से। और इस सिस्टम में बॉयलर के द्वारा चिमनी की ओर जा रही गैस को पुनः फैन के द्वारा बॉयलर की तरफ भेजा जाता है। ये दिख रहा है आपको फैन, यही एयर प्री हीटर है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस एयर का, गैस का 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पूरा फंक्शन आपको देखने मिल रहा होगा। इसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम इसका यही रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर एक थर्मल पावर प्लांट के कारण जो एयर पोल्यूशन होता है उस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके द्वारा बॉयलर से निकलने वाली जो धुआं है, ठीक है, डस्ट जो है, जो धूल के कण है, उसको वातावरण में जाने से रोका जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये इतना बड़ा चिन्ह होता है इसका। तो यहाँ पर डस्ट जो है यहीं से जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो धुआं है और धुएं में जो कोल के कंटेंट है उसको एलिमिनेट करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में धुएं में उपस्थित कणों को चार्ज किया जाता है, जिससे कणों में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में रुक जाते हैं। मतलब बड़े बड़े जो कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे बेटा, चिपक जाएंगे उसमें जाके। अरे एक इलेक्ट्रोड बना दी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चिपकेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चिपकेगा, और जो धुआं होगा वो धुआं बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। एयर में आने वाला जो धुआं है वो धुआं थोड़ा सा प्यूरिफायर हो जाता है ताकि वातावरण में कार्बन के कंटेंट न जाए। ठीक है, उसके बाद चिमनी क्या होता है बेटा?
हाँ, धुआं फेंकने का काम करती है। ठीक है, तो स्मोक स्टैक्स क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में चिमनी बहुत जरूरी होती है, इसके बगैर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण नहीं हो सकता। तो पावर प्लांट में इसके द्वारा बॉयलर के कंबशन जो चेंबर होता है, तो कंबशन चेंबर जहां पर, जिसे आप बॉयलर कहते हैं, बॉयलर में जो आप कोल जला रहे हैं, ठीक है, तो कंबशन चेंबर से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त धुआं, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त धुआं जो है ये वातावरण में उत्सर्जित होता है और यह पोल्यूशन फैलाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सरफेस एरिया से इतने ऊंचे में रखते हैं चिमनी को, ताकि ह्यूमन जो बॉडी है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उससे थोड़ी बहुत ज्यादा ऊंचाई में हो और हम उसके संपर्क में ना आए, क्योंकि हम उसके संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। जैसे आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी, और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है। इसीलिए इस नाइट्रोजन युक्त धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड युक्त जो धुआं है, इससे बचने के लिए हम चिमनी का यूज करते हैं, ताकि धुआं बाहर के बाहर ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाए। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त धुएं को वायुमंडल में विसर्जित करने के लिए हम एक निश्चित ऊंचाई के साथ में इस चिमनी को बनाते हैं, और ये चिमनी आपको दिख रही होगी पावर प्लांट में। ठीक है, इस चिमनी को बनाने के पीछे सबसे ज्यादा जो योगदान है, जो काम करते हैं बेचारे, बहुत से एक्सीडेंट इस चिमनी को बनाते समय ही होता है। जैसे आप देखेंगे तो जहां पर भी चिमनी बनती है, वहां पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1-2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा। उसके बाद देखेंगे टरबाइन, क्योंकि ये टरबाइन जो है ये मेन काम और ये मुख्य भाग है। तो टरबाइन किसी भी प्लांट का मुख्य भाग होता है। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर से उत्पन्न भाप को सुपर हीटर तथा मेन बॉल से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाकर टरबाइन में डाला जाता है, और टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर से जुड़ा होता है, और टरबाइन के घूमने से जनरेटर भी रोटेट करती है और बिजली उत्पन्न करती है। तो टरबाइन में कम से कम एक रोटर असेंबली होती है, और उस असेंबली में उसका जो गतिमान ऊर्जा होता है वो एक या एक से अधिक ब्लेडों के साथ शाफ्ट के ऊपर ड्रम पर फिक्स रहता है, जिसे टरबाइन की ब्लेड कही जाती है। और ये जो टरबाइन की जो ब्लेड है, ये उस ड्रम पर फिक्स होने के कारण जब उसके ऊपर भाप, उस नोजल से भाप गिरता है उस प्लेट के ऊपर, तब वो टरबाइन ऑटोमेटिक घूमती है। तो उसमें हम जो गतिज ऊर्जा है, वही गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फिर हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह चाल रोटर घूर्णी को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, और गैस, भाप और जल टरबाइन में आमतौर पर ब्लेड के आसपास एक आवरण चढ़ा होता है, जो द्रव की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। नहीं तो टरबाइन की ब्लेड ज्यादा ही क्वांटिटी में उसके ऊपर भाप गिराएंगे प्रेशर से, तो टरबाइन की ब्लेड ही टूट जाएगी। तो उसका प्रेशर भी कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, इसमें एक गवर्निंग सिस्टम होता है, उस गवर्निंग सिस्टम में टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अब पता चला आपने गवर्निंग सिस्टम का यूज नहीं किया, तो टरबाइन की स्पीड जो है वो पता चला कि 60 हर्ट्ज आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। टरबाइन जितने तेजी से घूमेगा उतना अल्टरनेटर घूमेगा, और अल्टरनेटर जितना तेजी से घूमेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी होगी। तो हम क्या करते हैं, टरबाइन, यदि अल्टरनेटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और टरबाइन की स्पीड जब कंट्रोल हो जाएगी तो अल्टरनेटर को देखा जाता है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट कर रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए बेटा कितनी, 50 हर्ट्ज चाहिए, और पता चला कि टरबाइन की स्पीड ज्यादा है, 60 हर्ट्ज जनरेट करके दे रहा है, तो उसको हम कहाँ भेजेंगे? ऐसी बिजली कोई काम की नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, गवर्निंग सिस्टम से टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और जब टरबाइन की स्पीड कंट्रोल होगी तो अल्टरनेटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, और अल्टरनेटर से हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसी प्राप्त होगी। क्लियर है आपको? ये बेटा आपको ये साइकिल दिख रहा होगा, मतलब ये, इससे आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, यहां से ये नोजल है, इस नोजल से इस ब्लेड के ऊपर भाप को
गिराया जा रहा है। तो जैसे जैसे भाप को गिराते जाएंगे तो ये इसको उसके पीछे की ओर ढकेलेगी, और ढकेलते हुए ये जो सिस्टम है इसी टरबाइन की घूमते जाएगी। अब इस टरबाइन से देखिए यहाँ पर इसके शाफ्ट से ये बेल्ट अटैच है, ये बेल्ट अटैच है, जिस शाफ्ट से बेल्ट अटैच है वो है जनरेटर। और इस जनरेटर से आप जो इलेक्ट्रिसिटी आप जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्राप्त हो रही है वो किसको दे रहे हैं, आप बल्ब को दे रहे हैं। तो ये देखो ये बल्ब भी जल रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। क्लियर है। कार्यकारी माध्यम के अनुसार टरबाइन में गैस टरबाइन होती है, भाप टरबाइन होती है, पवन टरबाइन होती है, टर्बोजेट होता है। आजकल 4 व्हीलर में बड़े बड़े 10 चक्का ट्रकों में देखोगे टर्बो इंजन होता है ना, फुल स्पीड में। उसके बाद असंपीड्य तरल जल टरबाइन भी होता है, जिसमें कंप्रेस नहीं होता। माध्यम के गति की दिशा के अनुसार भी टरबाइन्स होते हैं। त्रिज्या टरबाइन्स होती है, अक्षीय टरबाइन्स होती है, कैप्लान टरबाइन होती है, स्पर्शरेखीय टरबाइन होती है, टेस्ला टरबाइन होती है और फ्रांसिस टरबाइन भी होती है। ये इतने प्रकार के टरबाइन होते हैं। ठीक है। रिसेंटली आप देखेंगे तो ये इतने प्रकार की गैस टरबाइन, भाप टरबाइन, पावर टरबाइन, ये 3 प्रकार के टरबाइन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम गैस टरबाइन। गैस टरबाइन क्या है, तो गैस टरबाइन एक ऑपरेटिंग इसका प्रिंसिपल देखेंगे तो ये वेरिएबल मेन सिस्टम में काम करता है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको गैस टरबाइन का, यहाँ पर इग्निशन हुआ, ये कंबशन चेंबर है, इग्निशन हुआ, उसके बाद सीधे ये प्राइमरी टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर सीधे आप क्या करेंगे, उसको उस गैस को सीधे यहाँ पर जलाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये ब्लेड के ऊपर आप गुजार देंगे। वेरिएबल मेन सिस्टम एंड एग्जॉस्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाएगी। ये एयर कंप्रेसर है, ये स्टार्टर है। ठीक है। पावर टरबाइन यहाँ पर लगी हुई है, ये इग्निटर है, कंबशन चेंबर है, फ्यूल यहाँ से डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है इससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है भाप टरबाइन। भाप टरबाइन के 3 स्टेजेस होते हैं। टोटल हीट रिकवरी वाला एक क्षेत्र होता है, जनरेटर वाला एक क्षेत्र होता है, लो प्रेशर टरबाइन वाला एक क्षेत्र होता है, हाई प्रेशर टरबाइन का एक क्षेत्र होता है, और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन का एक क्षेत्र होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्टीम को इस टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गुजारना है। जैसे ही टरबाइन के ब्लेड के ऊपर आप स्टीम को गुजारोगे, टरबाइन का ब्लेड घूमेगा। ठीक है। टरबाइन घूमेगी और टरबाइन के साथ अल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट होगा, उस शाफ्ट से अटैच होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। पवन टरबाइन का भी फंक्शन आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जितने भी टरबाइन है सब में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ही प्रिंसिपल है। ठीक है। ये एयर इनलेट यहाँ से होता है, देखो ये पवन टरबाइन, एयर टरबाइन दिख रही है आपको। ठीक है। एयर आउटलेट है यहाँ पर, इंजन ड्राइव शाफ्ट यहाँ अटैच है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पूरा मैकेनिज्म इस टाइप से बना हुआ है कि आप इसको भी गतिज ऊर्जा ही देंगे तब ये आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देंगे। बाकी ये इसका इंटरनल जो है सेक्शन है। टर्बोजेट इंजन कैसा होता है आपको पता है। टर्बोजेट, ये भी टर्बोजेट का पूरा सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। टरबाइंस लगे, नोजल लगी हुई है, यहाँ टरबाइंस है और ये कंप्रेशर लगा हुआ है, यही इसको कंप्रेस करता है। ठीक है। कंबशन चेंबर यहाँ लगा है, जो फ्यूल जलता है ये इसका शाफ्ट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। उसके बाद देखिए कैप्लान टरबाइन। ये कैप्लान टरबाइन आपको स्पेशली कहाँ मिलेगा, बरगीडीह में जो प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। वहां पर एक्चुअल में फ्रांसिस टरबाइन यूज की गई है। ये जो कैप्लान टरबाइन है और फ्रांसिस टरबाइन जो है ये हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप स्पर्शी टरबाइन। तो इसके ऊपर सीधे सीधे जो है पोर्शन से इसके ऊपर वाटर गिरता है और तब ये रोटेट करती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे टेस्ला टरबाइन। टेस्ला टरबाइन का कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होता है, आप देख लीजिए। ठीक।
उसके बाद देखेंगे हम फ्रांसिस टरबाइन। ये फ्रांसिस टरबाइन है जो बर्गीडेन में हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया गया है। ठीक है, देख लीजिए इसको, फ्रांसिस टरबाइन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। फिर बर्गीडेन जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद है कंडेंसर। मेन वर्क कंडेंसर का क्या होता है, थर्मल प्लांट में टरबाइन वाष्प के द्वारा घुमाई जाती है और उसको खींचने वाली जो बात है, पहली बात तो जो टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर जो आप वाष्प गिरा रहे हैं, उस वाष्प को ठंडा करने के लिए आप कंडेंसर का यूज करते हैं और वाष्प को पुनः पानी में बदलने के लिए ही कंडेंसर का यूज किया जाता है। मतलब कंडेंसेट करने का काम किया जाता है। वाष्प को पानी में बदलने का काम कंडेंसर में होता है। इसमें बहुत बड़ी एक जगह होती है, पूरा क्लोज लूप होता है, जो भाप को पाइप के द्वारा छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे करके यह वाष्प पानी में बदल जाती है। तो ये पूरा फंक्शन आपको देखने मिल रहा होगा। ठीक है, वाटर आउटलेट, ठीक है, और यहाँ पर वाटर इनलेट कहीं से होगा, यहाँ से, और ये जो है ये चेम्बर है, पूरा चेम्बर जहाँ पर आप स्टीम को भेज देंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसी को फिर से बॉयलर में भी लेकर जाया जा सकता है। इसका एक फंक्शन होता है। ट्रांसफार्मर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाला ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होगा पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा होगा स्टेशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का क्या काम है बेटा, पावर ट्रांसफार्मर जो है ये इसका मेन वर्क होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट होने के बाद में जो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वही पावर ट्रांसफार्मर है। मतलब जैसे आपने अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और उसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे आप सीधे पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, तब आपको आउटपुट के रूप में सेकेंडरी साइड में आपको पावर सप्लाई मिलेगा। तो पावर ट्रांसफार्मर प्लांट के इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर में आता है, मतलब मुख्य ट्रांसफार्मर में आता है। इन्हीं के द्वारा जनरेट किया हुआ 11 केवी वोल्टेज को 22 केवी में स्टेप अप किया जाता है। मतलब 11 केवी वोल्टेज प्राइमरी साइड होगा और सेकेंडरी साइड 22 केवी होगा। यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा यह स्टार डेल्टा कनेक्शन में होता है। स्टेशन ट्रांसफार्मर के द्वारा पूरे पावर प्लांट में सप्लाई दी जाती है। ये जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है पूरे प्लांट को सप्लाई इसी ट्रांसफार्मर से दिया जाता है और यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और यह डेल्टा स्टार कनेक्शन का होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसका आप डायग्राम देखेंगे तो ये चित्र दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है। स्टेशन ट्रांसफार्मर आपको ऐसा देखने मिलेगा। देखिए ये सीटीपीटी लगे हुए हैं, ठीक है, और ट्रांसफार्मर ये इधर कहीं लगा हुआ है, देखो बड़े साइज में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो स्टेशन का पूरा जो है ये पूरे यार्ड का सब स्टेशन का पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको। यहाँ पर सारी चीजें लगी हुई है, ये फीडर बस बार वगैरह लगे हुई है। देखो ये जो कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर ये सीटी लगी हुई है, पीटी लगी हुई है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। कूलिंग टावर क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल पावर प्लांट में जब हम वाष्प को कंडेंसर में पानी के रूप में बदलते हैं तब पानी का तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर में भेजा जाता है, ठीक है। और कूलिंग टावर में बहुत सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ब्लेड लगी होती है और इनके पीछे एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, पानी को ठंडा करता है और ठंडा होने के बाद एग्जॉस्ट फैन जो है उसके द्वारा हवा खींचने से पानी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम है। उसके बाद ये जनरेटर है, आपको दिख रहा है। थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाला जनरेटर कैसा होता है बेटा, टर्बो जनरेटर होता है। कैसा होता है, टर्बो जनरेटर होता है और यह 2 पोल वाला जनरेटर होता है। जितने कम पोल रहेंगे उतना अच्छा होगा कि नहीं। तो 2 पोल वाला होता है, मतलब एक एन पोल होगा दूसरा एस पोल होगा।
जिसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है? 3000 आरपीएम होती है, और इसके द्वारा 11 केवी 3 फेज बिजली जनरेट होती है। 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा अल्टरनेटर कितने केवी का है बेटा? 11 केवी का। और कितने फेज का है? 3 फेज का है। इसके शाफ्ट को टरबाइन से जोड़कर घुमाया जाता है, आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद है थर्मल पावर प्लांट में निम्नलिखित लाभ क्या क्या हैं? थर्मल पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या हैं बेटा? सबसे पहले तो जगह की आवश्यकता कम होती है, कम जगह की आवश्यकता होती है निर्माण करने में। ईंधन और पानी की आपूर्ति के पास कहीं भी स्थापित किया सकता है, जहां पर हमें कोयला मिल जाए और पानी मिल जाए। फिर स्थापना के लिए लागत क्या आती है बेटा? कम आती है अपेक्षाकृत हाइड्रो से। सस्ते कोयले का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट के निम्नलिखित हानि भी है। डस्ट, तो धुएं से वायु प्रदूषण होता है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है, और स्थापना के बाद प्लांट को ऑपरेट करने में दूसरे प्लांट की तुलना में अधिक लागत की आवश्यकता होती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट के लिए स्थान का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या रखेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब कि आपका जो रिहायशी इलाका होता है उससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, थोड़ा नहीं ज्यादा ही दूर होना चाहिए। उसके बाद पावर प्लांट को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां पर उपयोग होने वाला ईंधन आसानी से उपलब्ध हो। और ईंधन क्या है बेटा? कोयला। ईंधन क्या है बेटा? कोयला। प्लांट में स्टीम बनने वाले मशीनों को ठंडा रखने के लिए पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है, और हमें पानी चाहिए इस प्लांट को चलाने के लिए। प्लांट से निकलने वाली राख को डिस्पोज करने के लिए एक सही एरिया होना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए हानिकारक है, और उससे निकलने वाली गैस भी हानिकारक है कि नहीं? तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन बताएगा? एक तापी संयंत्र की संपूर्ण तापी दक्षता लगभग कितनी होती है? 35 से 40। कितनी होती बेटा? 35 से 40। 35 से 40 क्या 45 से 60? ऑप्शन ए है 65 से 80, ऑप्शन बी है 45 से 60, ऑप्शन सी है 35 से 40, ऑप्शन डी है 25 से 30। क्या होना चाहिए? 45 से 60। लॉक कर दिया जाए? 45 से 60 लॉक कर दिया जाए? चलिए देखते हैं आंसर। सही उत्तर क्या है? 25 से 30। 30% लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतलन बुर्ज के द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। जल को पुनः उपयोग में लाया जाता है, जल को यहाँ दिया जाता है, गैसों को ठंडा किया जाता है, या गैसों का निष्कासन किया जाता है। शीतलन बुर्ज का मतलब इंग्लिश में क्या होता है पहले बता दो। बताइए। कूलिंग टावर। अरे बुर्ज खलीफा वाला बुर्ज टावर। तो कूलिंग टावर के द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, इसको कहा जाता है कूलिंग टावर। आंसर क्या आएंगे? गैस को ठंडा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन अ होगा, जल को पुनः उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है तापी शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। अधिक मात्रा में कोयले के दहन करने से, जल की मात्रा अधिक प्रयोग करने पर, संयंत्र पर भार कम करने पर, या माप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। क्योंकि तापी शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ेगी किसके द्वारा? उच्च दाब के द्वारा। प्रेशर जितना ज्यादा होगा ब्लेड अपनी तेजी से रोटेट करेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। भारत के तापी शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त माप का दाब होता है 50 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है 110 से 170 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 से 215 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10 to 50 किलोग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? 50 से 100। 10 से 50 की 10 से 50 ऑप्शन 110 से 170, ये इंडिया का है। ठीक है, चलिए बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको कवर कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।